हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको बोला था जो बचे हुए क्वेश्चंस कर लेना। तो इसके ऊपर एक टॉपिक बाकी है, तो वो करते हैं आज हम। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो फटाफट से लिखेंगे हम टॉपिक हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब है जो साल है वो साल के बीच में जब मर्जी रिटायरमेंट ले रहा है तो उस केस में क्या करेंगे हम, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। तो आओ फटाफट से वो क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा रिटायरमेंट के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज, रेशियो इज 2:1। सी रिटायर्स ऑन 30 जून 2016। अब सी जो है 30 जून 2016 को रिटायर हो रहा है। इसका मतलब अगर साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2016 को, ख़त्म होगा 31 मार्च 2017 को, लेकिन वो रिटायर कब हो रहा है 30 जून 2016 को। मैं तीसरे महीने में जाके सुने रिटायरमेंट ले रहा है। और पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी, 3 पार्टनर है। ये क्वेश्चन है 34। 3 पार्टनर है, 2:1 रेशो है, ठीक है। वो कहता है बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट ये सब दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है। इन ऑर्डर टू अराइव द बैलेंस शीट ड्यू टू सी, बैलेंस ड्यू टू सी, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बता दी, इन्वेस्टमेंट बता दिया, स्टॉक टेकन कर लिया 3 लाख में। गुडविल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स। हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अंदर, जो पिछले 5 सालों का दे रखा है, ठीक है। एवरेज निकालना पड़ेगा। C's share of profit up to date of retirement be calculated on the basis of average profit of the preceding 3 years। मतलब पिछले 3 साल को उठा के हमें काम करना है, ठीक है। अब बात को समझना है। यहाँ पर उसने बोला है सीज प्रॉफिट। देखो अभी तक जितने भी रिटायरमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे, होता क्या था, वो साल के एंड में रिटायर हो रहा है तो प्रॉफिट का दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब वो बीच में रिटायर हो रहा है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 महीने का प्रॉफिट भी उसको देना पड़ेगा। अभी 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्या इसकी अकाउंट ट्रीटमेंट होगी, तो हम फटाफट से करते हैं, ठीक है। हमें उसके बाद प्रॉफिट दे रखा है और लास्ट में लिखा है अमाउंट पेबल टू सी टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब जितना भी पैसा सी को देना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, जो लोन होगा 10% के हिसाब से होगा, ठीक है। तो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जिसके अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर बनाते हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, 3, 1 2 3, पर्टिकुलर 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। और क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। और एक पेज पे वर्किंग नोट। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कैपिटल दे रखी है तो फटाफट लिख देते हैं बैलेंस बी डी। कितना बैलेंस है, 6 लाख 6 लाख 4 लाख। छः लाख और 4 लाख। आगे है जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जनरल रिजर्व किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। रेशो कितनी, इसकी रेशो कितनी, 2:1 और ये है 4 लाख रुपए। 1 मिनट सर, क्या 1,60,000, 1,60,000 और ये 80,000 रुपये।
यहाँ पर जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते क्या लिखा हुआ है, उसका दे रखा सन्ड्री क्रेडिटर, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। और एसेट साइड में देखो कुछ और कुछ दे रखा हो, तो लैंड बिल्डिंग दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, सनी डेटर है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, तो हमें इसकी भी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 12 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 12 लाख होगी और पहले कितनी थी 10 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट चला गया। उसके लिखा है एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख होगी और थी 1,25,000, मतलब घट की वैल्यू, नुकसान हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 25,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, स्टॉक टू बी टेकन एट ₹3 लाख, स्टॉक 3 लाख में चला गया, वैल्यू कितनी थी स्टॉक की, स्टॉक की 2.5 लाख थी, तो 50,000 रुपये का स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक 50,000 रुपये। उसके बाद गुडविल वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, अच्छा गुडविल निकालनी है, चलो ठीक है, तो मैं एडजस्टमेंट के तौर पे गुडविल निकाल लेता हूँ, जो एडजस्टमेंट निकलेगी। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है गुडविल निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, मैं वर्किंग नोट 1 डाल रहा हूँ, गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहली बात, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा वो देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, पिछले 5 सालों का कितना कितना दे रखा है, 2, 2,35, 3, 2,75 और 3,25,000, तो इन सबको प्लस कर देता हूँ सीधा ही मैं, 2 लाख, 2,35,000, 3 लाख, 2,75 और 3,25,000, ये वैल्यू दे रखी है 13,35,000, 1,335,000 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 साल का है, तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 267,000। इसको उठा के यहाँ लिख दिया 267,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर परचेज मल्टीप्लाई 2, तो वैल्यू होगी 5,34,000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल फॉर्म की गुडविल आ गई कितनी, 5,34,000, जिसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकलेगा, 5,34,000 मल्टीप्लाई 1/5, 1,68,100 रुपये, ये क्या आ गया इसका, सी का शेयर ऑफ गुडविल निकल गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, इस शेयर ऑफ गुडविल को कौन देगा, सीधी सी बात है, ए और बी देंगे, तो और इसके अंदर ए और बी की कोई रेशो तो बोल नहीं रखी, न्यू रेशो, तो मान क्या जाएगा, सी रिटायर होते ए बी की इक्वली हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं हम, तो ऐसे लिख देते हैं, ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैं न्यू लिख देता हूँ, 2:2 निकल रहा है तो 1:1 हो जाएगा, तो एंट्री जो मेरी बन जाएगी A, B to C बन जाएगी। सी अकाउंट कितना आ रहा था अभी हमारा, 1,68,000, 1,68,000 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ सीधा ही, 53,400, ये बेटा दोनों के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो ये दोनों देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी बात। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, यही बच गया है, तो इसको बाद में करेंगे, पहले बाकी काम कर लेते हैं। आओ, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, एक एंट्री पास करनी है AB to C, तो AB to C 53,400, इधर कुछ नहीं, और इधर आ जाएगा A बाय A और बाय B, इधर भी कुछ नहीं, इधर आ जाएगा 53,400 और 53,400। क्लियर पॉइंट। ये कहाँ से आया सारा उठ के, वर्किंग नोट 1 से, ये भी कहाँ से आया, वर्किंग नोट 1 से। डन, यहाँ तक सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, ये हो गया 2.5 लाख और ये हो गया 2,25,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ABC, 2,25,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, 90, 90, 45, 90, 90 और 45, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट
90, 90 और 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारी एडजस्टमेंट जो थी वो ख़त्म कर ली है, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं बची। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बस एक एडजस्टमेंट रहेगी जिसमें लिखा है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मैं जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन का लेना है, लेकिन कैसे लेना है वो कहता है बेसिक ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल का उठा के देखना है। अब पिछले 3 साल का देखो तो 16, 15, 14 यही बन रहे हैं, 16, 15, 14। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा अब हमें वर्किंग नोट 2 पर सी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब उसने पहले क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तीनों का कितना आ रहा है, तो हम ये एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला था कि सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो सी का प्रॉफिट होगा वो अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरेज बेसिस के पीरियड पर, और वो भी कौन सा, प्रीसीडिंग 3 साल। तो उसका मतलब 14, 15, 16 उठाएंगे। 14 का प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। 15 का कितना है, 2,75, और 2,75, और दूसरे वाले को कितना है, 2, 3, 25। तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 लाख, 3, 25 और 2, 75, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख डिवाइड बाई 3, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट 3 लाख। अब निकालेंगे क्या, प्रॉफिट कहाँ कहाँ से, अब मान लेते कितने, 3 महीने हो रहे हैं ना पिछले 3, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, तो 3 लाख का 3 महीने, इसका मतलब 1/4 या 3/12 कह लो, 3 लाख का 75,000 रुपये आ गया। ये प्रॉफिट वो आया है, इसका मतलब ये सी का प्रॉफिट नहीं निकला, ये कहता है इतना प्रॉफिट फर्म ने कमाया है 3 महीनों के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये होगा सी का प्रॉफिट कितना होगा, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 75,000 मल्टीप्लाई जो उसका शेयर है 1/5, 15,000 रुपये। ओके, सी का शेयर कितना होगा, 15,000 रुपये। इस 15,000 की हमें एक एंट्री पास कर देनी है, जो हमारी एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू सीज अकाउंट, 15,000 रुपये। बेटा इसको सस्पेंस में इसलिए डाला है, पहला रीज़न तो ये है कि अभी प्रॉफिट और आगे होना है, अभी कंफर्म नहीं है 15 है क्या नहीं है, अभी तो और आगे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सस्पेंस में डाल के इसको लास्ट में P&L से जाकर राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सेकंड रीज़न ये कह लो, अगर न्यू रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर की चेंज होगी, ठीक है, तब तो हम इसको गेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर ले जाए। अगर न्यू रेशो चेंज नहीं होती तब हम उसको P&L सस्पेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। इस बात का है, जैसे यहाँ पर चेंज नहीं हुई क्योंकि रेशो थी ये, तो अगर काटता भी दोनों की किताब बनता, वही दोनों के बीच में उतना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई मेरी बात। तो यहाँ पर ये वर्किंग नोट तैयार हो गया, इसको पुट कर देंगे हम उसके अकाउंट में P&L टू सीज कैपिटल। तो यहाँ आ जाएगा P&L सस्पेंस टू वर्किंग नोट 2 लिख दे रहा हूँ, सीज कैपिटल 15,000 रुपये। कोई डाउट, यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब तो कुछ बचा नहीं होगा, सीधा क्लोज करने की बारी आ गई। हमने यहाँ पर सारा पॉइंट कवर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सी का अकाउंट, और जो भी बैलेंस आएगा उसको कहाँ डाल देना है, सी के लोन अकाउंट में। तो सी का अकाउंट क्लोज करते हैं, 4,80,000, 53,400, 45,000 और 15,000, 646800, 646800। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इसका सारा का सारा लोन हो जाएगा। तो 646800। अब जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बैलेंस CD कहलाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो रहे 8.5 लाख,
ये भी होगा 8.5 लाख, माइनस कर देंगे 53,400, 796600। तो ये दोनों की बैलेंस शीट आ गई 796600, 796600। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब लास्ट क्या बच गया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के सबसे पहले क्या आएगी, कैपिटल। किस किस की आएगी, ए की और बी की। कितनी कितनी आएगी, 79600, देख लेता हूँ एक बारी, 796600, 796600, 796600, टोटल करके आया 1593,200, 1593,200। क्लियर। उसका जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही हमने चेंज होने दिया। तो सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना है हमारे पास, 1 लाख रुपए का। जनरल तो बढ़ चुके, उसको छोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ राइज क्या हो गई, सी का लोन 64,6800। सीज लोन कितना परसेंट वाला, 10% वाला, कितना है 64,6800। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, अब आते हैं फटाफट से नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। ये वैल्यू कितनी होगी थी, 12 लाख। उसके बाद क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी पहले, 1,25, तो अब 1 लाख लिखेंगे कि वैल्यू गिर चुकी है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 2,25, अब 3 लाख हो गई है। स्टॉक 3 लाख। उसके बाद क्या आएगा, सन्ड्री डेटर, इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। सन्ड्री डेटर का अमाउंट है, 1 मिनट, स्टॉक के लिए, हाँ सन्ड्री डेटर है 4 लाख रुपए। स्टॉक, बेटा स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2.5 लाख रुपए। अगर पीछे भी देख लेते हैं, और तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी। हाँ, स्टॉक की वैल्यू आएगी 2.5, क्यों 3 लाख ही आएगी, 3 लाख। ठीक है, रीवैल्यू हो गया था ना 50,000। ठीक है, डाटा का कुछ रीवैल्यू हुआ नहीं, तो डाटा ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड की वैल्यू कितनी है, 1 लाख और 1,25,000, 1 लाख और 2,25,000। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी बात। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया इधर से उधर। क्लोज करके देख लेते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। 12 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 2,25,000, 23,25 माइनस 1593,200 माइनस 1 लाख माइनस 64,6800, 15,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो कोई चीज़ छूट ना गई हो, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। हाँ, एक चीज़ क्या रहेगी वो देखो, ये P&L जो सस्पेंस अकाउंट है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया एक तरीके से, ये हमारा फ्यूचर का घाटा ही हो गया एक तरीके से, प्रॉफिट थोड़ी ना है। लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म होता है, तो इसलिए हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L सस्पेंस चला जाएगा एसेट साइड में। P&L सस्पेंस अकाउंट कितना, 15,000 रुपये। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसका टोटल आ गया मेरा 1593,200, 1,64,6800, 23,40,000 रुपये, 23,40,000, 23,40,000। ये बेटा ये था कि जब रिटायरमेंट ले रहा है वो ड्यूरिंग द ईयर जब मर्जी ले सकता है। ठीक है, तो अभी तो तुम्हारा जो लेवल है वो यहीं पर 30-20, अगर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लेवल पूछा था तब होता है कि 15 दिन में रिटायर हो गया, कुछ हो गया, तब बस क्या होता है, जब 15 दिन में अगर रिटायर होता तब यहाँ पर जो कैलकुलेशन करी है ना हमने, ये वाली 12 वाली, तो तुम यहाँ पर डेज कैलकुलेट करके कर लेना, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो हमारा नया चैप्टर है
आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर ये ज़्यादातर सेम एज रिटायरमेंट की तरह है। ये ज़्यादातर किसकी तरह है? रिटायरमेंट की तरह। वो कैसे क्या है वो भी देखते हैं। तो जो भी मैंने बताया जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है क्या से उसकी जो कैलकुलेशन है लगभग रिटायरमेंट की तरह है। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है और क्या मतलब होता है इसका, देखेंगे फटाफट। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पार्टनर मर गया है उसको कितना पैसा देना है, कितना पैसा देना है और क्या क्या देना है, इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ पॉइंट, वो देखते हैं। व्हेन अ पार्टनर डाइज हिज हायर्स आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू and the right which a retiring partner has। इसका मतलब यह है कि जो पार्टनर मर चुका है उसका जो भी वारिस होगा, हेयर्स होगा, वो क्या करेगा, वो जितना भी अमाउंट बकाया होगा उसका वारिस कहलाएगा। ठीक है, मतलब उसका हकदार कहलाएगा। ठीक है, और यही अधिकार किसके पास होता है? जैसे रिटायरिंग पार्टनर के पास जो जो अधिकार होते हैं वही उस बंदे के पास भी वही अधिकार होंगे। मतलब जो मृतक है, मतलब जो इंसान मर चुका है, जो पार्टनर मर चुका है, उसके वारिस के पास भी वही अधिकार होंगे जो एक रिटायरिंग पार्टनर के पास अधिकार होते हैं। ठीक है, द heirs of the deceased partner also become entitled to the share of profits earned from the beginning of the year to the date of death। इसका मतलब कह रहा है कि जो भी मृतक का वारिस होगा वो भी एंटाइटल हो जाता है उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए जो तुमने साल के शुरू से लेकर उसके मृत्यु के दिन तक कमाया। ठीक है, क्लियर होगी बात। मतलब ये है कि जैसा भी पीछे हमने रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का टॉपिक पढ़ा कि बीच में मर गया कैसे हमने उसको पैसे दिया, तो यहाँ पर भी वही कहानी होगी। क्योंकि मरने की कोई तिथि फिक्स नहीं होती। रिटायरमेंट चलो मुझे पता है साल के एंड में ले रहा हूँ या इस दिन ले रहा हूँ, लेकिन मरने की कोई तारीख फिक्स नहीं होती। जब मर्जी मर सकता है, बीच में मर गया, 10 तारीख को मर गया, जब मर्जी मर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसको देना पड़ेगा पैसा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द heirs of the deceased partner entitled to the following। तो क्या क्या मिलेगा वो बता रहा हूं मैं आपको उसको। तो देखो फटाफट क्या मिलेगा। सबसे पहले अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब पहला तो उसको वो पैसा मिलेगा जितना उसके कैपिटल अकाउंट में है। क्लियर है? किसको मिलेगा? ये हायर्स को मिलेगा। ठीक है,
या फिर इसको एग्जीक्यूटर भी कह सकते हैं। उसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम द बिगिनिंग टू डेट ऑफ डेथ, शुरू से लेकर आखिरी तक जिस दिन वो मरा है। तीसरा हिज शेयर इन द गुडविल, जो भी गुड फर्म की गुडविल है उसमें उसका अधिकार होगा, ठीक है। चौथा हिज शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर लॉस कुछ भी हो वो बटेगा। और क्या मिलेगा उसको, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, ये भी मिलेगा उसको। और क्या मिलेगा उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, कब तक, मृत्यु के दिन तक की, क्लियर। और अगर उसकी सैलरी होगी, हिज सैलरी होगी तो वो भी मिल जाएगी, क्लियर है पॉइंट। ये सब अमाउंट उसको मिलेंगे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है उसके साथ, अगर रीवैल्यूएशन में घाटा होता है तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, तो ऐसा कर देते इसको प्रॉफिट कर देता हूँ और इधर मैं घाटे का लिख देता हूँ अलग से, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और क्या हो सकता है, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और क्या हो सकता है, हिज ड्राइंग्स। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बात को समझना बेटा, ये जो पॉइंट लिखे हैं इसका मतलब पता है क्या है, ये एक तरीके से डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। इन सबको जब सॉल्व कर लेंगे, इन सबको सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो बचता है वो क्या कहलाएगा, जितना भी पैसा उसको देना है। तो मैं अगर अकाउंट में कन्वर्ट करूँ इन सारी बातों को तो कैसे होगा, देखो। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बेटा सेम उसी की तरह हो जैसे रिटायरिंग पार्टनर का बनता था, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, बैलेंस बीडी, एक पी एंड एल सस्पेंस। अभी हमने एक नई चीज़ देखी थी पीछे, जो प्रॉफिट जिस दिन तक का होता है वो पी एंड एल सस्पेंस। इसके पीछे क्या लॉजिक है अभी बता दूंगा तुम्हें। अच्छा, और क्या हो सकता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ सकता है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ सकता है, रिजर्व्स आ सकते हैं, ठीक है। और क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, सैलरी आ सकती है, या फिर कमीशन आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, रीवैल्यूएशन का लॉस आ सकता है, रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लॉसेस आ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और क्या आ सकता है, कैश लिख दो, मतलब ड्राइंग्स आ सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। और क्या आ सकता है, बस लगभग ये हो गया। अब जो बचेगा बैलेंस सीडी जो निकलेगा यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसीज पार्टनर। मतलब ये सारा पैसा कौन लेके जाएगा, उसका वारिस, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये बेटा उसका छोटा सा अकाउंट बनता है ऐसा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पर एक गुडविल की बात थी, गुडविल भी देख लेंगे, जैसा अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें लिख दूंगा मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पीछे लिखा है ना कि इसको एक तो बैलेंस बीडी हो गया, प्रॉफिट हो गया, गुडविल हो गया, ये सब हो गया, सब चीज़ें लिख दी है मैंने वहाँ पर भी।
तो ये निकालने के लिए अगर मुझे ये पॉइंट कैलकुलेट करना है तो मुझे ये निकालना भी आना चाहिए और गुडविल भी निकालनी आनी चाहिए। तो इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा कि उसको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करके दिया जाता है, ठीक है। बाकी तुम्हें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है, ये पीछे से पढ़ा था वही है। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, जैसे रिटायरिंग की गुडविल की ट्रीटमेंट होती है वैसे इसकी भी होती है, तो लगभग सब सेम है। तो पहले मैं देखता हूँ कि ये जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जो P&L सस्पेंस में गया है, आओ बेटा। तो हेडिंग डालते हैं जो हमें पढ़ना है आज का टॉपिक, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले इसको मैं 2 टुकड़ों में बांट रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ यहाँ पर, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, तो क्या करना है और इसका मतलब क्या वो बताता हूँ अभी। या फिर व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तो क्या करना है वो भी बताता हूँ। देखो बच्चों, रिमेनिंग नो चेंज का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं ABC 3 पार्टनर, रेशो उनकी है 2:3। C रिटायर हो रहा है और इसका जो इन दोनों को ये ओल्ड रेशो होगी, और जो न्यू रेशो C का जो शेयर है B, A और B कोई डिमांड कर नहीं रहे, तो उनकी जो ओल्ड रेशो में उसी में बढ़ जाएगा, हमने पहले ही पढ़ा था। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी दोनों की, 2:2 मतलब 1:1। इसका मतलब पुराने पार्टनर जो हैं, अगर उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बाकी जो 2 पार्टनर हैं उनके बीच में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जब चेंज ही नहीं हुआ तो बाद में, जब चेंज ही नहीं हो तो टेंशन की बात ही नहीं रही, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, ABC 3 पार्टनर है, 2:2:3 है, C रिटायर हो रहा है ओल्ड, लेकिन न्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 1:3, चेंज हो गया ना। तो इस केस में क्या होगा, वही बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब आगे जो प्रॉफिट होगा दोनों को जो बराबरी बटेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, ये सारा प्रॉफिट जो होगा वो किस अकाउंट डाल देंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो ये जितना भी प्रॉफिट अगर उसको मिलता है वो सारा प्रॉफिट लॉस किस में डाल देंगे, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर चेंज हो जाता है वहीं पर ही, तो क्या होगा, अब तक का हिस्सा 3 महीने का हिस्सा कुछ और निकलेगा और आने वाले टाइम का हिस्सा कुछ और निकलेगा। तो वो तुरंत क्या करेंगे, जो भी 3 महीने का प्रॉफिट होगा उसको तुरंत ही बांट के ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब वो क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मतलब समझना दोनों का क्या होगा। देखो इस केस में क्या हुआ, मान लेते हैं ये पूरा साल है, इस दिन रिटायर हो रहा है C, इस दिन का प्रॉफिट 100 रुपये है, ठीक है। इससे पहले ये 100 रुपये है और मान लेते हैं बाद में इन लोगों ने 500 रुपये कमाया। क्लियर, ठीक है। मैं थोड़ी रेशो बदल देता हूँ, ये 2:3:3 कर देता हूँ और जो नई रेशो निकली वो बराबर निकलती है, ठीक है। अब पहले यहाँ तक जो 100 रुपये थे वो इस रेशो में तीनों में बढ़ता, तो जो भी पैसा C को देना था, जो भी प्रॉफिट C को, मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट था, इसमें से 3 3 6 2 8 है ना, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं
चलो एक काम करते हैं, इसको 800 कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए, और इसको मैं 1600 कर देता हूँ। तो 800 रुपये कैसे बढ़ते तीनों के बीच में, 200 300 300, ठीक है। इसके जो 300 रुपये थे, इसके 300 रुपये थे, वो दोनों किस रेशो में बांट देते, 2:3 की रेशो में बांट देते हैं। तो ये कितना हो गया, 300 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, 120 और 180 रुपये, मतलब ए 120 देता, बी 180 देता, कोई टेंशन की बात नहीं थी, ठीक है। वो बाद में भी हिसाब कर लेते उसका। लेकिन हुआ क्या, बाद में रेशो 1:1 की होगी। अगर बाद में 1:1 की होगी इसकी वजह से, तो क्या होगा, किसी एक ना एक को नुकसान हो जाएगा अगर वो बराबर बांटेगा। मान लो ए दे रहा है 120, बी दे रहा है 180। इन लोगों ने अभी हिसाब नहीं किया, अभी इन लोगों ने P&L सस्पेंस में डाल के छोड़ दिया, ये वाली एंट्री कर दी। मान लो चेंज नहीं हुआ तो ये वाली एंट्री कर दी, तो बाद में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उनके बीच में यही रेशो में बटना, टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही रेशो बदलती है, रेशो बदल गई, तो इस केस में क्या होगा, जो 300 रुपये थे वो कैसे बढ़ते, 150। तो इसको फ़ायदा हो जाता, इसको नुकसान हो जाता है ना। तो इस केस में क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं भाई रेशो चेंज हो रही है, तो एक काम करते हैं, तूने जितना फालतू कमाया, जिसने भी कमाया वो बंदा सी को पैसे दे दे, बाकी हम हिसाब बाद में कर लेंगे अपना। तो इस वजह से हम इसमें P&L सस्पेंस में ट्रांसफर कर देते हैं, और इसमें गेनिंग टू डिजीज पार्टनर रह जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, देखना इसके अंदर क्या चीज़ है, रेशो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आगे टॉपिक किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब प्रॉफिट में बी estimated either on the basis of time or on the basis of सेल। इसका मतलब एक समय के प्रॉफिट जो है एक समय के हिसाब से कैलकुलेट होता है और एक सेल के हिसाब से कैलकुलेट होता है, समय और सेल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं पहले टाइम बेसिस के हिसाब से। तो फर्स्ट हेडिंग है एज पर टाइम बेसिस, कि कौन सी तारीख को मरे हैं, कितना है वो बता दो हमें। तो बेटा इसके लिए क्वेश्चन नंबर निकालो 35। कहता है राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर इन अ फर्म, जोशी डाइड 28 फरवरी, जोशी 28 फरवरी को मर गया। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल दैट डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स बिफोर डेथ। 12, 13, 14 का प्रॉफिट दे रखा है, 80, 90, 1 लाख रुपए। अब वो कह रहा है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो कैसे निकलेगा, लास्ट अकाउंटिंग ईयर के क्लोजर के अकॉर्डिंग, जो अब तक का सब कुछ दे रखा है। मतलब एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो डेट ऑफ डेथ तक का दे रखा है हमें, ठीक है। अब वो कौन से साल में मरा है, यहाँ पर 15 में, और प्रॉफिट दे रखा हमें कब का, 12, 13, 14 का। इसका मतलब 15 में अभी भी ख़त्म होने के लिए एक महीना बाकी है, लेकिन वो कह रहा है 15 में जो एक महीना बाकी है, तो आप एक काम करो पिछले 3 साल के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35। तो कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट 3 साल का कितना कितना है, ये दे रखा है आपको 80, 90, 1, 80,000, 90,000 और 1 लाख, डिवाइड बाय 3, ये हो गया 270 डिवाइड बाय 3, 90,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हमें पता लग गया 90,000 रुपये ये निकल चुका। अब यहाँ पर देखना एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो हमने क्या बोला, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2016 से लेकर टू 29 फरवरी 2016 में। अब आप लोगों ने सर आपने जनवरी फरवरी क्यों लिया, अप्रैल से मार्च क्यों लिया, बेटा साल जो दे रखे हैं ना ऐसे दे रखे हैं 12, 13, 14, तो ये साफ पता लग रहा है ये कौन से वाला ईयर है, कैलेंडर ईयर है। अगर फाइनेंशियल वाले होते फाइनेंशियल ईयर
तो ऐसे दे रखा था 12-13 का प्रॉफिट, 13-14 का प्रॉफिट। तो समझ जाना इससे हमारा ये क्या है, कैलेंडर ईयर है। तो ये कितने महीने का हो रहा है, ये दूसरे महीने में मर गया। अब हमें पता लगाना पड़ेगा दूसरे महीने का हिसाब कैसे है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 90,000 मल्टीप्लाई कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो 12 महीनों में 2 महीने, तो 90,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया 15,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया 2 महीने का पूरी फॉर्म का। तो हम निकाल लेंगे किसका, उसका नाम क्या है तीसरे पार्टनर का, जोशी। तो जोशी का निकाल लेते हैं, जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट, जोशीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, ये 15,000 का। रेशो क्या दे रखी है इसके बीच में, बेटा रेशो तो कुछ दे नहीं रखी, तो हम क्या मान के चलेंगे, इक्वली है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/3, 5,000 रुपये। ये जोशी का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर रेशो चेंज की तो कहीं बात नहीं लिखी, तो इसके लिए जनरल एंट्री बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जनरल एंट्री, जिससे तुम्हें यहीं पर ये पार्ट समझ आ जाए। अब रेशो चेंज नहीं हो रही तो क्या करेंगे, सारा का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, P&L, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशी अकाउंट। कितने रुपए, ये आपका हो गया 5,000 रुपये। समझ आएगी बेटा यहाँ 35 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं अब, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं इसी पे अगर मैं एक ले लूँ, मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है और वो कहता प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन कौन कौन पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे हमारे, राम मनोहर जोशी, जिसमें से जोशी रिटायर हो गए, तो राम मनोहर, बिटवीन राम मनोहर, न्यू रेशो जो उनकी 3:2 होगी। इसका मतलब बदल गई, पुरानी रेशो क्या थी, पुरानी रेशो जो थी इनके बीच में इक्वली थी, पर न्यू रेशो बदल गई। तो इस केस में जो भी 5,000 रुपये आया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो राम का न्यू माइनस ओल्ड, तो राम का निकालो, न्यू कितना होगा इसका, तो राम का जो न्यू है वो है 3/5, ओल्ड 1/3, तो ये हो गया 9 - 4, 4/15। ऐसे मनोहर का भी निकालो, 2/5 और 1/3, 6 - 5, 1/15, मतलब 4:1। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, राम मनोहर टू जोशी, कितना 5,000, 4,000 और 1,000। बस ये एंट्रियाँ होगी दोनों केस में। अगर चेंज होगा तो कैसे करना है, जब चेंज नहीं होगा तो कैसे करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड था टॉपिक। हमने फर्स्ट टॉपिक देख लिया टाइम वाला, अब हम बात करेंगे सेल वाले के ऊपर कि सेल वाला कैसे करते हैं। तो यहाँ देखते हैं फटाफट से, तो लिखते हैं हमारा सेकंड, एज पर टर्नओवर या फिर सेल बेसिस। लॉजिक तो सिंपल सा है, अगर फिर भी अगर एक फॉर्मूला मैं बताऊं तो ऐसा लिखेंगे, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई सेल टिल डेट ऑफ डेथ मल्टीप्लाई प्रॉफिट शेयर। ये पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे तो जो मृतक होगा उसका प्रॉफिट का शेयर पता लग जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या पता चल जाएगी, परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर सेल कितनी थी, इस सेल से इस साल का प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर हम उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं
बेटा क्वेश्चन नंबर देखो 36। तो 36 क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2:2:1। बी मर गया 30 जून को, अकाउंट क्लोज हो रहा है मार्च में, सेल दे रखी है 15 की 3 लाख रुपए, और सेल जो मरने के टाइम पे कमाया है वो 1 लाख रुपए का, पिछले साल का प्रॉफिट है 30,000 रुपये का। कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सीधी सी बात है, निकालना है। तो मैं अगर इसी फॉर्मूले में पुट करूँ, कौन जा रहा है, बी, तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है 30,000, डिवाइड बाई सेल कितनी है 3 लाख, मल्टीप्लाई सेल टोटल कितनी हुई अब तक की 1 लाख, मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना है बी रिटायर होना 2/5। तो कैलकुलेट कर लो कितना आ गया ये। देखो ये तो साफ है 10% हो गया, तो 1 लाख का 10% कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, 4,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ गया। 4,000 रुपये का प्रॉफिट, कहानी ख़त्म होगी। बस ये पॉइंट था इसके अंदर, समझ आएगी मेरी बात। एंट्रियाँ तो सेम है ही, जो अभी पीछे पड़ी थी वही सेम एंट्री होनी है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे सारे। Sita, Rita and Geeta are partners in a firm sharing profit losses 4:3:1. As per terms of partnership deed on the date of death of any partner, goodwill was to be valued 50% of the net profit credited to the partner's capital account during the last 3 year completed year before death. इसका मतलब वो कह रहा है कि डीड में ये लिखा हुआ था जो गुडविल होगी वो 50% मानी जाएगी नेट प्रॉफिट में, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी ड्यूरिंग लास्ट 3 कंप्लीट, मरने से 3 साल पहले के जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो सीता जो मरी है वो 28 फरवरी 2012 को मरी है, तो पिछले 3 साल देख लेंगे, और हमारे से पिछले 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है, ओके। ऑन द डेट ऑफ सीताज डेथ बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडरवैल्यूड 80,000 रुपये विच वॉज कंसिडर्ड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म एंड रिकॉर्ड एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। मतलब इसका मतलब इसमें भी चेंज हो गया है और गुडविल जो वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है। अब चेंज हो गया तो P&L सस्पेंस में नहीं जाएगा, वो एंट्री हमें सॉल्व करनी है। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या एंट्री होगी हमारे पास। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन की एंट्री पास कर देते हैं हम। इसमें क्या बोला है उसके अंदर कि जो बिल्डिंग है वो 80,000 रुपये अंडर वैल्यूड दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये लॉस हो गया। बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय, अच्छा 80,000 रुपये से कम दिखा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वैल्यू बढ़ा देनी पड़ेगी बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 80,000 रुपये। ₹80,000, ठीक है। दूसरा, अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा पहले तो एक और चीज़, अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता और ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आती है 80,000 रुपये की, तो उससे पता क्या लग गया, मेरे पास 80,000 का लॉस हो गया, और ये लॉस मेरे तीनों पार्टनर बढ़ जाता ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर एंट्री क्या कर देंगे, लॉस नहीं प्रॉफिट हो जाता। एक मिनट देखो, यहाँ पर ये रीवैल्यूएशन बनाया, ये एंट्री आती मेरी यहाँ पर 80,000 रुपये की, और यहाँ से मेरा प्रॉफिट हो जाता 80,000 रुपये का, और इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है, सीता, रीता और गीता, कितना है 80,000 रुपये। रेशो क्या है इनकी 4:3:1, तो 40,000, 30,000 और 10,000, ये भी तीनों में बढ़ गया, ठीक है। अब लास्ट कैलकुलेशन रहेगी हमारे पास जो भी उसके प्रॉफिट गुडविल की, ठीक है। तो देखेंगे फटाफट।
पहले हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीता 1/2 माइनस 3/8, 8 माइनस 6/16, तो ये हो गया 2/16। रीता फिर गीता 1/2 माइनस 1/8, 8 माइनस 2/16, 6/16। तो रेशो होगी 2:6, मतलब 1:3। ये गेनिंग रेशो होगी, ठीक है। अब मुझे निकालनी है शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल निकालने के लिए उसने क्या बोला था, पॉइंट को दोबारा पढ़ना। जो गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। तो मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कितना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सीता's शेयर इन लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट देख लेते कितना कितना है। पिछले 3 साल यहाँ से देखो 80, 30 और 1,05,000, 84, 30 और 1,05,000, तीनों को प्लस करके जो भी उसका शेयर है, उसका शेयर कितना है 4/8। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 84,000, 30,000 और 1,05,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 8, 10,9500। ये हमारा क्या आ गया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया पिछले 3 सालों का। तो इससे पता लग जाता है सीता शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी 10,9500 का 50%, 54,750, जो ये बटेगा किसके बीच में, गेनिंग रेशो के बीच में, मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा 41,062.5 और ये हो जाएगा 13,687.5। अब दोनों में से जिसको राउंड ऑफ करना है उसको हम अमाउंट को राउंड ऑफ कर देंगे, वरना सेम है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 8 और इसको रहने देते हैं 2। तो ये एंट्री पास कर दो। रीता गीता टू सीता, तो कितनी वैल्यू होगी 54,750, 13,688, 41,062। एक बार चेक कर लेते हैं, 41,062, 13,688। तो यहाँ पर ये था क्वेश्चन, इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं इसके। अब बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 निकालो। कहता है बैलेंस शीट ऑफ जॉय जूली सारा हुज शेयरिंग प्रॉफिट इज 4:3:3 एज ऑन 31 मार्च 2013 एज फॉलोज। अब वो कहता है उसके बीच में बैलेंस शीट बनी हुई है जिसमें जनरल रिजर्व, बीपी, लोन, कैपिटल ये लिखा हुआ है, कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट दे रखी है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। जॉय डाइड हो गया 31 मई को। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो बेटा इसके अंदर बनाना क्या है, प्रिपेयर जॉयस कैपिटल टू रेंडर, जॉयस कैपिटल अकाउंट बनाना है इसके अंदर। तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं जॉयस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या दे रखा है, बैलेंस बीडी लिख लेते हैं फटाफट उठा के। बैलेंस बीडी जॉय का कितना है 1,80,000। उसका दे रखा है जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 4:3:3 और जॉय है पहला तो 4/10। तो इसका मतलब 15,000 का 4/10 6,000 रुपीज़। जनरल रिजर्व में चले गए उसके 6,000 रुपये। अच्छा उसके बाद क्या है, अच्छा अब फर्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है गुडविल, हमें अब गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे एडजस्टमेंट बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट।
फर्स्ट। तो आओ फटाफट से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है गुडविल फार्मूला क्या है। यहाँ कह रहा है गुडविल 2 ईयर परचेज दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का 1,20,000 है। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 2 ईयर परचेज 2,40,000 पे क्या आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। हमें गुडविल ऑफ द फर्म आ गई तो हमें निकालना पड़ेगा किसका, जॉयज़ शेयर ऑफ गुडविल। तो 2,40,000 का उसका शेयर है 4/10। तो 2,40,000 का 4/10 ये हो गया 96,000 की जॉय की गुडविल आ गई। ठीक है, जो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, जूली और सरा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है वो चेक कर लेते एक बारी। न्यू रेशियो इनकी कुछ नहीं है, इसका मतलब जो न्यू रेशियो निकलेगी वो एज़ पर ओल्ड रेशियो निकलेगी। तो इसका मतलब न्यू रेशियो इनकी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, जॉय, जूली और यहाँ बना देते हैं एक छोटा सा, जॉय, जूली और तीसरा कौन है, सरा। 4:3:3 है, ये रिटायर हो रहा है। तो न्यू रेशियो इनकी 3:3 मतलब 1:1 आ गई। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जूली, सारा टू जॉय, अकाउंट डेबिट। तो यहाँ कर देते हैं 96,000 का आधा 48 देगी जूली, 48 देगी सारा। तो ये हमारी एंट्री होगी 48,000 की। ठीक है, अच्छा तो हम उसको फटाफट से एंट्री में डाल देते हैं हमारी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर एंट्री बनाए तो जॉय का अकाउंट है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा जूली और सारा। जूली कैपिटल अकाउंट और सारा कैपिटल अकाउंट 48,000 और 48,000। ये कैसे निकला है, वर्किंग नोट 1 से निकला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला लेक एडजस्टमेंट है, जॉय शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, सेल ऑफ ईयर 12 लाख, फ्रॉम 1 मई टू सेल दे रखा है 4.5 लाख, और प्रॉफिट दे रखा है पिछले साल का 3 लाख रुपए। तो बहुत आसान हो गया और रेशियो भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, P&L सस्पेंस में जाएगा। ये बात भी समझ आ गई आप लोगों को। वर्किंग नोट 2 पे सॉल्व करते हैं इसको, वर्किंग नोट 2 पे सॉल्व करते हैं। तो जॉयज़ शेयर ऑफ प्रॉफिट, फॉर्मूला याद है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है हमारे पास, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, डिवाइड बाय लास्ट ईयर की सेल दे रखी है 12 लाख। करेंट ईयर जब तक मतलब सेल से लेकर जब तक मरा है वो 4.5 लाख, और जॉय का शेयर कितना है 4/10। तो 3 लाख मल्टीप्लाई 4.5 लाख मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 12 लाख डिवाइड बाई 10, ये आ गया 45,000 का। तो इसका मतलब क्या होगा, जो जॉय का शेयर हो गया सीधा सीधा 45,000 रुपये का हो गया, और इसकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू जॉय 45,000। आप लोग चाहो इसको कैलकुलेशन को थोड़ा बड़ा कर सकते हो कि पहले उसका निकाल लिया परसेंटेज कितना प्रॉफिट का है, फिर उसके बाद तुमने वो निकाल ली प्रॉफिट कितना है फर्म का, फिर तुमने उसको शेयर निकाल लिए। ठीक है, तो मैं सीधा काम कर दिया, यहाँ पर कितना आया मेरा ये 45,000, तो उठा के मैंने यहाँ लिख दिया 45,000। ठीक है, अच्छा उसका लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट 3 पर। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ वर्किंग नोट 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, कैपिटल कितनी है उसकी, कैपिटल है इसकी 1,80,000 का 6%, कितने महीने के लिए, अप्रैल में 2 महीनों के लिए, 2 महीने भी नहीं थी कमर 31 महीना, हाँ फिर तो 2 महीनों के लिए। तो ये हो गया 1,80,000 मल्टीप्लाई 6%, 1,800 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ये 1,800 का सॉरी इंटरेस्ट हो गया। कैलकुलेट कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो उसका चला जाएगा यहाँ पर, और तो कुछ नहीं है। हाँ अच्छा, यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू जॉय विल द एग्जीक्यूटर शुड डोनेट हिज शेयर टू रोशन आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो इतना पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो वो तो जब जो उसका एग्जीक्यूटर है वो लेके जाएगा तब वो कर देगा, उस समय को मतलब नहीं है। और यहाँ पर कुछ दे रखा है, हाँ एसेट साइड में दे रखा है जॉयज़ लोन, तो यहाँ लिख देंगे उसका लोन जो भी होगा
तो यहाँ पर आ जाएगा जॉयस का लोन, एसेट साइड में लोन भी लिखा हुआ कितने का, 30,000 रुपये का। ये 30,000 का लोन इसके पास चला गया। अब जो बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, जॉयस एग्जीक्यूटर अकाउंट में, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 81, 6, 48, 48, 45, 1800, 298800, 298800। यहाँ पर ही 44 क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, जिसमें ये पता लग गया कि जॉयस का कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, लास्ट में एक और चीज़ लिखी हुई है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द वैल्यू बीइंग हाईलाइटेड इन द क्वेश्चन। मतलब उसने जो दान करा है वो क्या चीज़ है, दान वान जो दिया है, तो वो इससे सीधी बात है, इसमें सिंपैथी कह सकते हो आप लोग, या फिर चैरिटी सबसे बेस्ट वर्ड रहेगा। तो इसको चैरिटी के लिए बोल देना कि भाई चैरिटी दी है उसने। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 45। एक ये और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 को रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन सोहन, जिसकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 को बनी हुई है। सिंडिकेटर वर्कमैन कम्बिनेशन कैपिटल दे रखा है। बेटा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में गलत थोड़ा प्रिंट हो गया, जॉय जूली सारा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह रख देना राम मोहन और सोहन। ठीक है ना। तो टूल्स दे रखे हैं 3000, फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। नीचे लिखा हुआ है राम मोहन एंड सोहन शेयर प्रॉफिट है 2:2:1, और सोहन मर जाता है कब, 30 जून को। ठीक है, अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सोहन का जो एग्जीक्यूटर है वो ये सब डिमांड कर रहा है। मतलब क्या क्या मिल रहा है उसको, अमाउंट स्टैंडिंग मिल रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है, शेयर गुड मिल रही है, और क्लोजिंग मिल रहा है उसका डेथ तक का उसका जो प्रॉफिट है। और जो एग्जीक्यूटर को हम 1400 रुपये 1 जुलाई को दे रहे हैं, और जो बाकी पैसा बच जाएगा उसको हम 4 किस्तें बांट देंगे। लेकिन जो किस्त शुरू होगी वो 30 जून से शुरू हो जाएगी, किस्तें 6% के ब्याज के साथ। ठीक है, तो ड्रॉप सोहन अकाउंट टू बी रेंडर हिज एग्जीक्यूटर एंड सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली पेड। तो हमें ये बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके अंदर। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और हमें सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सोहन कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या, बैलेंस बीडी। सोहन का बैलेंस बीडी कितना है, सोहन थर्ड पार्टनर है तो 10,000 पे बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद बेटा उसको मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का, 150 रुपये का। बहुत अच्छी बात लिखी है। उसका गुडविल भी लिखा हुआ है 5,000 रुपये, जो बटेगा किसके अंदर, राम और मोहन का, गेनिंग है, और दोनों की रेशियो 2:2 है, तो मतलब इक्वली बढ़ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ राम और मोहन। आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2500 और 2500 रुपये, वरना मैं यहाँ पर वर्किंग नोट 1 बना ही देता हूँ। देखो, राम मोहन और सोहन, इन तीनों की जो रेशो है वो है 2:2:1। सोहन मर गया तो इन दोनों में बचा 2:2, मतलब 1:1 इनका क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। ठीक है, अच्छा, जो गुडविल है वो बढ़ती है किसके ऊपर, गेनिंग के ऊपर। तो मैं निकालूंगा गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो राम का न्यू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा 1/2 माइनस 2/5। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 5 में से 4 गया अपॉन 5, 1/5। ऐसे किसका निकाल लूँगा, राम, और फिर निकालूंगा मोहन का। मोहन का भी कैलकुलेट अगर करता हूँ, अगर मैं मोहन का कैलकुलेट करता हूँ, इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन 2/5, 5 माइनस 4 अपॉन 5, 1/5। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालना वो भी आपको पता लग गया। तो मैं अब इस पॉइंट को हटा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। ठीक है, ये हो गया 2500 हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, हिज शेयर ऑफ गुडविल बढ़ गया, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर डेट ऑफ 750 रुपये। तो ये भी आ गया P&L सस्पेंस अकाउंट, कितना, 750 रुपये। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, ख़त्म होगी बात। अब यहाँ आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो दे रखा क्वेश्चन में 7500। अगर मैं सोहन को दूँ तो 1/5 मतलब 1500 रुपये इसके भी मिल गए उसको।
ठीक है, ख़त्म हो गया सारा। और कुछ तो नहीं दे रखा इसके अंदर, नहीं। यहाँ सीधा आ जाएगा सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट। टोटल कर लेते हैं कितना है ये, 10,000, 150, 2500, 2500, 750, 1500, 17,400 रुपये। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है 17,400 से 1400 तुरंत दे रहा है, और जो 16,000 बच जाते हैं उसकी वो 4 किस्तें बनवा रहा है। तो अगर 16,000 की 4 ही बनवा रहा है ना, हाँ, 16,000 की 4 किस्तें डिवाइड कर ले 4 में, तो 4-4 हज़ार की एक किस्त होगी तुम्हारी, 4-4 हज़ार की, जिसमें ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब इस पॉइंट को आगे लिख रहा हूँ, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ बनेगा सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट, सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले तो यहाँ से उठ के क्या आएगा हमारा, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट उठ के आएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पर भी डेट नहीं डाली क्योंकि उसने बोला था 30 जून को मर गया है। तो अगर मैं पिछले वाले पेज पर डेट डालूँगा तो ये जो वैल्यू होगी वो कब तक की होगी, 30 जून की होगी। ठीक है, तो क्योंकि 30 जून को मरा है तो उसका अकाउंट भी 30 जून को ही बनेगा। तो 30 जून 2012 को मृत्यु हुई है उसकी, तो यहाँ पर आ जाएगा सोहन कैपिटल अकाउंट। यहाँ अमाउंट आ जाएगा 17,400, जिसमें उसने तुरंत दे दिए हैं। कब उसने क्या बोला है, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2012 को उसने क्या दे दिया, पैसा दे दिया, कितना, 1400 रुपये। उसके बाद 31 मार्च 2012 को, सॉरी 13 को क्या लग गया होगा, उस पर इंटरेस्ट लग गया होगा, कितना, 17,400 1400 का 16,000 का कितना परसेंटेज है, 6%। कितने महीने के लिए लग गया वो हिसाब लगा लो। तो जून में मरा है तो 3 महीने तो ये खा गया, 9 महीने का ब्याज लग गया। तो 16,000 का 9 महीने 6% के हिसाब से 720 रुपये ब्याज के बन गए। और यहाँ पर निकल जाएगा 31 मार्च 2013 को बैलेंस CD 16,720 रुपये का। ठीक है, अब साल अगला शुरू हुआ 1 अप्रैल 2013। सबसे पहले बैलेंस BD कितना आया मेरा, 16,720 रुपये। अब 30 जून 2012 को क्या लगेगा, हम मान के चलते हैं जो 1 जुलाई को पेमेंट करिए, जो सारी किस्तें वो 30 जून को देगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली किस्त 30 जून 2013 को भर रहा है, तो पहली अगर 30 जून 2013 तो ऐसे 14, 15, 16 में 4 किस्तें भरेगा। तो 2012 को क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, कितना, 16,000 पे। बेटा देखो वैसे तो लगता 16,720 पे, लेकिन 720 तो ऑलरेडी इंटरेस्ट, तो हम बचे हुए अमाउंट पे निकालते हैं। 16 इंटू कितना परसेंट, 6%। कितने महीने के लगेगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर काउंट कर लो कितने महीने हो रहे हैं, 3 महीने हो रहे हैं, 3/12। अप्रैल मई जून 3 महीने हो रहे हैं। तो 16,000 का 6% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 240 रुपये। क्लियर पॉइंट, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, पहले पेमेंट कर रहा है 30 जून 2013 को, उसने कहा इंटरेस्ट के साथ देगा। तो इसका मतलब जो बैंक में पैसा जाएगा वो कैसे जाएगा, 4,000 प्लस 720 रुपये पिछला ब्याज, 240 रुपये नया ब्याज, तो ये हो गया 4,960 रुपये भर दिए। अब जो बैलेंस बच गया वो कितना बच गया, बैलेंस CD अगर देखा जाए तो ये बच गया आपका 16,720 प्लस 240 माइनस 4,960, 12,000 रुपये का बैलेंस हमारा यहाँ पर बच जाता। ठीक है,
यहाँ पर बैलेंस शीट कब का, 30 जून का बच जाता है। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट निकालूंगा, 30 जून का बैलेंस शीट निकलेगा 12,000 रुपये। इस पे क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। अभी देखना, अभी कोई नोट मत करना, देखना एक बार। 31 मार्च 2013 को इंटरेस्ट निकलेगा कितना, 12,000 रुपये 6% 9 महीने के लिए। और ये बैठ रहा है आपका 12,000 का 9 महीने 6%, 540 रुपये का। ठीक है, टोटल कर लिया। अब मैं जब बैलेंस शीट निकालूंगा कब, 31 मार्च को, 31 मार्च 2014 को, तब जो मेरा बैलेंस शीट निकलेगा वो निकलेगा 12,540 रुपये। तो हमने देखा क्या करा, तो 12,000 ब्याज निकाला। तो यहाँ पर भी अगर मैं इस दिन बैलेंस शीट करता तो 16,000 निकालता, तो 16,000 पे 6% निकालता। तो ऐसे ही इधर भी कैलकुलेशन हुई है। ठीक है, ये एक साल ख़त्म होता है। ऐसे ही मेरे पास 1/4/2014 आएगा, जिसमें 30 जून तारीख भी आएगी, जिसमें 30 जून एक तारीख आएगी, फिर 31 मार्च एक तारीख आएगी, यहाँ पर भी एक तारीख आएगी क्या, 30 जून 2014 और 31 मार्च 2015। यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। तो बाय बैलेंस BD 12,540। अगर इंटरेस्ट की बात करूँ मैं, तो 12,000 पे 6% 3 महीने के लिए। मैं यहाँ पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ, 12,000 पे 6%। अब यहाँ पर 12,000 पे क्यों निकलेगा, यहाँ पे कितना निकलना चाहिए, आओ चेक करते हैं। यहाँ तो बैंक में पेमेंट कर देगा कितना, 4,000, पिछला 540 प्लस अभी का ये हो गया 180 रुपये। 180, ये कितना हो गया, 4,720 रुपये। और बैलेंस CD अगर मैं निकालने जाऊँ लास्ट का, अगर वैसे नॉर्मल भी निकालूंगा तो कितना बच जाएगा, 8,000। तो 8,000 पे 6% 9 महीने के लिए। तो 8,000 पे 6% 9 महीने के लिए, 8,000 360 रुपये का ब्याज वो 9 महीने का बैठ रहा है। अब यहाँ पर जब कैलकुलेट करूँगा टोटल तो बनेगा 8,360 रुपये। ठीक है, 2 साल हो गया, तीसरा साल 1/4/2015। बैलेंस BD 8,360, 30 जून 2015, 31 मार्च 2016। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट, यहाँ पर भी आ जाएगा इंटरेस्ट कितना, ये हो जाएगा अब इंटरेस्ट 8,000 पे लग जाएगा। ये तो 8,000 पे 6% 3 महीने के लिए। और यहाँ आ जाएगा 4,000 पे 6% 9 महीने के लिए। क्योंकि जब यहाँ पर मैं 30 जून 2015 को पेमेंट करूँगा, कितनी करूँगा, 4,000 प्लस पिछला ब्याज 360 रुपये का, प्लस नया ब्याज 7 कितना आ रहा है, 640। एक बार निकाल लेते हैं, 8,000 का 6% 3 महीने के लिए 120 रुपये। तो ये हो गया 120 रुपये। तो ये हो गया 4480। ठीक है, बस 31 मार्च 15 आ जाएगा। ये भी निकाल लेते हैं, 4,000 का 6% 180 रुपये यहाँ पर भी आ गया, ये क्लोज। और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस CD, और जो निकल जाएगा वो 4,180 रुपये। अब आखिरी साल रह गया, एक 4/2016, बैलेंस BD 4,180, 30 जून और 31 मार्च। 31 मार्च का बाद में 30 जून का प्लान निकालते हैं, तो ये निकल जाएगा इंटरेस्ट 4,000 मल्टीप्लाई 6% 3/12, 4,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 3/12 60 रुपये। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 जून 2016
बैंक में 4000 प्लस पिछला 180 प्लस 60 रुपये, 4240 रुपये, अकाउंट क्लोज, क्योंकि पेमेंट पूरी होगी, अब 31 मार्च में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ आएगा कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट में अगर कैसे बनता है। अगर यही क्वेश्चन रिटायरमेंट में होता तो वहाँ पर ये बोला जाता कि जैसे कोई रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट में कैलकुलेशन ऐसे होती है। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था जिसमें 3 महीने और 6 महीने 9 महीने का हिसाब था, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना अच्छी तरह से, इसको समझ लेना, ओके। तो यहाँ पर लगभग हमने क्वेश्चन सारे टाइप के क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। तो बेटा अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप लोग करना, कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। और बाकी तो सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गए। तो इसके हिसाब से आपका जो डेथ वाला जो चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब डेथ का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको एक तो JLP का कंसेप्ट समझाऊंगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला कंसेप्ट, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके CA फाउंडेशन की बुक से होंगे।